नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा कि चार्ज को जनरेशन करने की 3 विधियाँ हैं। चालन द्वारा, सबसे पहले तो घर्षण द्वारा था, फिर चालन द्वारा, फिर प्रेरण द्वारा। यानी कि घर्षण द्वारा जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आपका क्या क्रिएट होता है? आवेश क्रिएट होता है। उसमें हमने मेनली 3 शब्द को पकड़ा था, काँच, बिल्ली और ऊनी वस्त्र। काँच, बिल्ली और ऊनी वस्त्र इन सब पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इस साइड रेशम का कपड़ा, एबोनाइट की छड़ या फिर प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव चार्ज होगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, उस पे प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो धन आवेशित बॉडी बन जाती है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो वो नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाती है। फिर हमने उससे पहले ये भी देखा था कि चार्ज को वैसे तो 2 प्रकार का ही चार्ज हम देख रहे हैं, एक तो जो जिसको महसूस कर सकते हैं और एक जिसको हम स्थानांतरण कर सकते हैं। महसूस करने वाले चार्ज की मात्रा इतनी कम होती है, इस वजह से उसकी कोई एप्लीकेशन हम नहीं देखते और उसको इंट्रोड्यूस किया था थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, जिसमें उन्होंने कहरवा नामक पदार्थ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा और उस शब्द को नाम दिया था उन्होंने इस प्रभाव को इलेक्ट्रिक प्रभाव। इलेक्ट्रिक शब्द ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन से निकला है, जिसका मतलब एम्बर या गोद होता है। दूसरा जो जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे थे, यानी कि आवेश के प्रवाह जिसको हम आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत कहेंगे, उस नामक चार्ज को आवेश को इंट्रोड्यूस किया था वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने। ये सारा कुछ कवर हो चुका है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि आवेश के गुण क्या-क्या है। तो उसमें पहला जो गुण रहेगा कि आवेश आपका संरक्षित राशि है, फिर हम देखेंगे कि आवेश की एक योज्यता राशि है, योग किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हर बार पूछा गया है कि सबसे छोटा जो स्वतंत्र आवेश चार्ज है वो कौन है? उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल भौतिक चार्ज, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में। फिर इसके बाद जो अपना रहेगा एक न्यूमेरिकल पोर्शन, यानी कि 1-2 क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 कूलाम्ब चार्ज पर कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वाला क्वेश्चन है। उसकी वैल्यू पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको डायरेक्ट वो वैल्यू याद करनी है। तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और आज की सबसे पहले जो अपना है वो है क्या जी? चार्ज के गुण, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना? चार्ज के अंदर, विद्युत आवेश के अंदर कौन-कौन से गुण पाए जाते हैं? सबसे पहले जी आवेश संरक्षण का नियम। सबसे पहला कौन सा है? आवेश संरक्षण। आवेश क्या है? नियत है, नियत आवेश रहता है। क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि जिस प्रकार से ऊर्जा एनर्जी को पढ़ते हैं ना, कि उन ऊर्जा को ना तो हम पैदा कर सकते, ना ही उसको नष्ट कर सकते। ऊर्जा को तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आवेश को भी ना तो बनाया जा सकता और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता। अगर ऐसा कोई बोल रहा है कि भई हमने आवेश को बनाया, तो वो उसके आप उसके प्रभाव को देख पा रहे हो। एक्चुअल में हम जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, तो वो जो भेजने में भी कुछ आवेश आपने देखा है, वो भी सिर्फ़ भेजा गया है, उसमें ना तो कोई आवेश क्रिएट होगा और ना ही कोई नष्ट होगा। कभी-कभार आप कहोगे कि सर धारा के प्रवाह में जो बाधा डालने वाला होता है, प्रतिरोध होता है, वो तो इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत को ना ऊष्मा के तौर पर नष्ट करता है। तो भाई जितना वो करंट रोकेगा, नष्ट करेगा, तो वो किसमें बदल जाएगा? वो ऊष्मा में बदल जाएगा, प्रकाश में बदल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से ऊर्जा भी नष्ट नहीं होती, आवेश, चार्ज, विद्युत कुछ भी, कोई ची भी चीज़ नष्ट नहीं होती, वो अपना एक रूप से दूसरा रूप बदल लेती है। यही बोला गया है कि प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश, टोटल जो आवेश है प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, केवल इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण किया जा सकता है। अब देखो, इस बात को थोड़ा-सा समझते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक चार्ज बॉडी है ना? इस पे जो आवेश है, थोड़ा-सा और बड़ा बनाता हूँ। ये कोई एक बॉडी है ना, इसके ऊपर जो कुछ आवेश था, कुछ इस प्रकार से बोल दिया मैंने कि भाई 2 कूलाम्ब का चार्ज था, माइक्रो कूलाम्ब का चार्ज था, -3 माइक्रो कूलाम्ब का चार्ज था, ठीक है? और 5 कूलाम्ब का चार्ज था, 5 माइक्रो कूलाम्ब का चार्ज था। इस बॉडी पर टोटल जो चार्ज था वो कुछ इस प्रकार से था। ये कोई आइसोलेटेड बॉडी है। आइसोलेटेड बॉडी मतलब कि इस बॉडी पर बाहर की किसी भी फैक्टर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यानी कि ये एक प्रकार की पृथक सिस्टम है, पृथक बॉडी है। बाहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब मैं इस बॉडी को ऐसे हिला के, घर्षण वाला समझ रहे हैं हम, दूसरे बॉडी के संपर्क में नहीं ला रहे, घर्षण वाला समझ रहे हैं। इस बॉडी को मैं हिला के छोड़ देता हूँ।
इस बॉडी पर मैं इस बॉडी को ऐसे हिला के छोड़ देता हूँ, तो अब इस पे कुछ चार्ज इस प्रकार से बन गया, कुछ इस प्रकार से बन गया कि अब इस पे 1 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है। इस पे मैंने कहा कि भई -2 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है। तो बताइए ये क्वेश्चन मार्क्स मैं दे दूँ कि बताइए यहाँ कितने माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है? तो आप कहोगे सर इस बॉडी पर बाहर के कोई फैक्टर का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये कोई आइसोलेटेड बॉडी है, पृथक कोई बॉडी है, उस पे कुछ जो चार्ज था 2 कूलम्ब, 3 -3 5 कूलम्ब जो चार्ज था, अब इस बॉडी को मैंने हिला के छोड़ दिया, घर्षण के द्वारा हिला के छोड़ दिया इसको। इस बॉडी से इस बॉडी में जो सेम का सेम ही आपको चार्ज आवेश नज़र आएगा। टोटल चार्ज कितना था? तो हमने देखा पहले उस बॉडी में जो चार्ज था वो 2 माइक्रो कूलम्ब, है ना? 2 माइक्रो कूलम्ब। उसको छोड़ देता हूँ, सारी यूनिट माइक्रो में है। फिर माइनस का 3 था और फिर कितना था 5। कुल मिलाकर जो टोटल चार्ज था 5 2 7 में से 4 गया, कितना आ गया? 4 माइक्रो कूलम्ब। टोटल चार्ज कितना था? 4 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज था। तो उस बॉडी में जितना चार्ज था सेम का सेम चार्ज इसी बॉडी में होगा, क्योंकि हम इसको ना तो किसी एक्सटर्नल चीज से चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं और ना ही किसी से ले रहे हैं, मतलब इसको हमने माना है कि एक आइसोलेटेड बॉडी है। तो जितना चार्ज उस बॉडी में था उतना ही चार्ज इसमें रहेगा और इसी को बोलते हैं आवेश रक्षण का नियम। नियत आवेश, प्रकृति में जितना भी आवेश रहता है वो संरक्षित यानी कि फिक्स रहता है। तो इस साइड जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 माइक्रो कूलम्ब था, -2 है और फिर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू क्या आएगी, यही बात है ना? तो हमने जब जोड़ा तो कितना आएगा? यहाँ से 1 में से 1 गया, कितना आ गया? -1, यानी कि -1 प्लस में क्वेश्चन मार्क्स। बेटा अब -1 में क्या जोड़े कि 4 के बराबर आ जाए? तो एक तो तरीका ये कि क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू 5 होनी चाहिए, या फिर ये -1 का है उधर जाके किस चीज का हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क्स की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा 4 माइक्रो कूलम्ब, जो यहाँ -1 था उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा? प्लस का 1 माइक्रो कूलम्ब रहेगा, क्योंकि जितना चार्ज इस बॉडी में है उतना ही चार्ज आपका नियत रहेगा इस बॉडी में रहेगा। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि यहाँ 4 कूलम्ब है तो -1 में कितना जोड़े कि 4 आ जाए? तो 5 जोड़ेंगे, 5 में से गया 4, या फिर ये माइनस का 1 था उस साइड जाके किस चीज का हो गया? प्लस का हो गया। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी 4 और 1 5 माइक्रो कूलम्ब। क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू क्या रहेगी? 5 माइक्रो कूलम्ब थी। ये कोई क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आवेश रक्षण का नियम, नियत आवेश ये कहता है कि कोई भी बॉडी में हमेशा टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जब तक उससे उस बॉडी में ना तो कोई चार्ज लिया जाए ना ही उस बॉडी से कोई चार्ज बाहर दिया जाए, वो नियत रहेगा। नेक्स्ट देखिए आवेश की संयोजकता, यानी कि आवेश एक प्रकार की एडेप्टिव राशि है। एडेप्टिव का मतलब यानी कि आवेश को जोड़ने पर बीजगणितीय योग देता है। कैसे? आवेश भी द्रव्यमान की भांति एक अदिश राशि है, ये तो पहले ही बता दिया था मैंने। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है 2 माइक्रो कूलम्ब, -3 माइक्रो कूलम्ब, 5 माइक्रो कूलम्ब। मैंने बोला कि 2 माइक्रो कूलम्ब का जो चार्ज है वो ईस्ट दिशा में है, ऐसा तो नहीं बोला ना मैंने? टोटल चार्ज की वैल्यू बताई है। तो चावेस द्रव्यमान, द्रव्यमान भी ऐसा ही होता है 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, -2 किलो, माइनस में तो होता नहीं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान भी तो ऐसे ही होता है, उसमें क्या नहीं होती? उसमें कोई भी आपकी डायरेक्शन नहीं होती। तो द्रव्यमान की भांति आवेश भी क्या आपकी एक अदिश राशि है। फिर बोलिए, फिर पढ़िए इसको, विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने पर, सभी को एक साथ जोड़ने पर बीजगणितीय योग देता है। क्या देता है जी? बीजगणितीय योग देता है। योग का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, किसी निकाय में आवेश क्रमशः, मैंने बोल दिया किसी निकाय में जो आवेश है वो बोला मैंने, जैसे 5 कूलम्ब है, माइक्रो को छोड़ देते, 5 कूलम्ब है। मैंने कहा जी 2 कूलम्ब है। मैंने कहा जी माइनस का 4 कूलम्ब है। मैंने कहा जी 3 कूलम्ब है। तो बताइए टोटल कूलम्ब, टोटल आवेश कितना होगा? तो आपसे पूछा गया कि बताइए टोटल चार्ज कितना होगा? तो आपको क्या लिखा है इस पॉइंट में कि भी चार्ज है वो एडेप्टिव राशि है, योज्य राशि है, इन सबको जोड़ दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज को डिनोट करेंगे Q2 से, Q2 से, है ना? जो टोटल चार्ज रहेगा वो Q2 रहेगा। तो क्या बोलेंगे? Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 प्लस में Q4। टोटल चार्ज इस प्रकार से होगा। सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो सबसे पहले किसकी वैल्यू है? 5 कूलम्ब प्लस में 2 कूलम्ब, यहाँ माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा, 4 कूलम्ब प्लस में 3 कूलम्ब। प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ देते हैं, 3 2 5 और 5 10, 10 कूलम्ब में से क्या माइनस कर दूं? 4 कूलम्ब माइनस कर दूं तो टोटल कितना आ जाएगा? 6 कूलम्ब आ जाएगा। तो किसी इस बॉडी में, किसी निकाय में टोटल जो चार्ज है वो कितना है? 6 कूलम्ब है। तो यही पॉइंट बोला गया है कि आवेश एक योज्यता, एडेप्टिव राशि है। आवेश एक अदिश राशि हो गई,
विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने पर बीजगणितीय योग देता है। क्या देता है? बीजगणितीय योग के फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी निकाय में आवेश क्रमशः, ये मैंने एग्जांपल लिया और सबको जोड़ा, टोटल जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q4, इन सबको जोड़ेंगे तो आपको पता है बीजगणितीय योग आएगा। तो योग कितना आया जी? योग आया सबको जोड़ने पर 6 कूलाम। कितना आ गया? 6 कूलाम। और ये फाइनल अपना रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? सिंपल सी बात है। अच्छा, कल मैंने चार्ज का जो सिंबल था उसको C से डिनोट कर दिया था, है ना? चार्ज के सिंबल को, बेटा उसको सही कर लेना। चार्ज का जो सिंबल रहेगा वो रहेगा क्या? Q से डिनोट करेंगे। और कूलाम का जो सिंबल था, आज मैं दोबारा लिख दूंगा, शायद मैंने पीछे वहां C लिख दिया था, उसको मैं दोबारा सही कर दूंगा, ठीक है? उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लूंगा। हो गया? ये नोट करना चाहे कोई बच्चा नोट कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बोला है कि आवेश एक क्वांटीकरण, क्वांट है। क्वांट का मतलब क्या है? पहले इसको थोड़ा सा बाद में आऊंगा इस पॉइंट पे, पहले नीचे वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। कहता है कि सबसे छोटा आवेश जो इस ब्रह्मांड में स्वतंत्र अवस्था में, इससे छोटे भी आवेश है, इससे छोटे भी आवेश है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा आवेश जो स्वतंत्र अवस्था में इस ब्रह्मांड में मौजूद है, वह आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। वह आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज यानी कि आवेश ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका आवेश होता है जी? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जिसकी वैल्यू आप सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है कि नहीं होती? ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं इसको माइनस के साइन से इंडिकेट करूं? इसके आगे माइनस का साइन लगा लूं? आप कहोगे सर नहीं, माइनस का साइन नहीं लगा सकते। माइनस का साइन तो चार्ज की प्रकृति को बताता है। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो वो बताएगा कि भी प्रोटॉन वाले, है ना, प्रोटॉन वाले तत्व का है, और नेगेटिव साइन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन वाले तत्व का है। तो चार्ज को डिनोट कर रहा हूं मैं, चार्ज बता रहा हूं। तो इस ब्रह्मांड में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला कोई चार्ज है, वो तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। बेटा इस चार्ज को ना, इस चार्ज को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं जी? फंडामेंटल चार्ज। यानी कि जैसे फंडामेंटल राशियां होती है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक उसी प्रकार से ये फंडामेंटल चार्ज है, जिसको हम बोलेंगे भौतिक, सबसे छोटा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला भौतिक आवेश। क्या बोला जाएगा जी? भौतिक आवेश बोला जाएगा। उस पॉइंट पे आएंगे जो ऊपर लिख रखा है ना कि आवेश एक क्वांटीकरण है। क्वांटीकरण मतलब क्वांट मतलब जोड़ना ही होता है एक प्रकार का, या फिर ये कहेंगे कि जिसकी वैल्यू पॉइंटों में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, उसको क्वांट के सेंस में बोला जाता है। उस पॉइंट पे जाएंगे, लेकिन इसने क्या बोला? सबसे पहला पॉइंट, इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में जो चार्ज सबसे छोटा चार्ज है, उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में जो पाया जाता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, सबसे छोटा चार्ज कौन सा है? सबसे छोटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम फंडामेंटल चार्ज, भौतिक आवेश कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़िए। आवेश हमेशा भौतिक आवेश, आवेश जो है ना, जो भी जितना इससे आगे जितना भी आवेश होगा, आवेश हमेशा भौतिक आवेश, भौतिक आवेश मतलब फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज कौन सा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। अब इस बात का मतलब क्या है बेटा? अगर कोई एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं मैं, अगर बेटा आपने कोई चार्ज देखा है तो वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जैसे इसने बोल दिया 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? अरे बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हमें पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ 4 जो है वो पूर्ण गुणज है, इंटीजर मल्टीपल है, पॉइंटों में नहीं जा रहा। आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, मैं समझाऊंगा अच्छे से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप देखते रहिए। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बोल दिया 4 इलेक्ट्रॉन के अलावा, जैसे मैंने बोला 5 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज है 5 इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे सर ये कैसा चार्ज हुआ? तो बेटा इस बात का मतलब यह है कि इस पर जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? फंडामेंटल चार्ज। आवेश हमेशा भौतिक आवेश के पूर्ण गुणज, पूर्ण जैसे 4 से मल्टीपल, 5 से मल्टीपल। अच्छा जरूरी नहीं है प्लस में हो, ये हो सकता है कि माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन हो, ये भी चार्ज हो, है एक सही है, अच्छा वाला चार्ज है, इसको भी समझ सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है कि आप तो कह रहे थे सर कि वो पूर्ण पूर्ण गुणज होना चाहिए, बेटा पूर्ण ही गुणज है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि प्लस प्लस में हो। पूर्ण गुणज, पूर्ण मतलब इंटीजर मल्टीपल होगा। अगर इस पॉइंट को अगर अच्छे से लिखो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं बेटा, वो उसका एक इंटीजर
इंटीजर मल्टीपल होगा। जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम है अब उनको समझ में आ जाएगा। इंटीजर मल्टीपल होगा। इंटीजर मल्टीपल होगा इस बात का मतलब वैल्यू किस में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी। वैल्यू किस में नहीं होगी बेटा, डेसिमल में नहीं होगी। तो आपने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, फंडामेंटल चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। जरूरी नहीं प्लस में हो सकता है कि कोई वैल्यू माइनस में हो, जैसे -1 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बोला माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक चार्ज है, सही है। लेकिन बेटा अगर मैं अब लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 1.2 इलेक्ट्रॉन, बेटा ऐसा कोई चार्ज इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसने बोला है आवेश हमेशा भौतिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, इंटीजर मल्टीपल के रूप में होगा। यानी कि वैल्यू साफ साफ होगी। अगर माइनस में होगी तो ऐसे हो सकते हैं -3 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, है ना, -1 इलेक्ट्रॉन। प्लस में होगी तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन कोई भी वैल्यू बेटा किस में नहीं होगी, कोई भी वैल्यू कभी भी पॉइंटों में नहीं होगी, हमेशा किस में होगी, पूर्ण इंटीजर। पूर्ण इंटीजर मतलब डेसिमल में वैल्यू नहीं आएगी। इंटीजर मतलब पूर्ण, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं नेगेटिव वैल्यू भी होती है, पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, और पूर्णांक होता है जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, और जीरो को शामिल कर लेते हैं। डेसिमल वैल्यू को नहीं लेना। जैसे -1.2 इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने बोला कि 3.8 इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज हो सकता है क्या, आप कहोगे सर ऐसा चार्ज कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये डेसिमल में। जरूरी नहीं कि प्लस में और माइनस में। जैसे मैंने कहा माइनस का 1.2 इलेक्ट्रॉन, ये तो आ गया, ये प्लस में था, ये माइनस में, तो बेटा ऐसा कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हमेशा किस में होगा, हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होगा, या तो प्लस में या माइनस में। अब वापिस चलते हैं। सबसे छोटा चार्ज जो इस ब्रह्मांड में स्वतंत्र अवस्था में है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 कूलम है, और उस चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज यानी कि भौतिक चार्ज कहते हैं। इसके अलावा जो भी चार्ज इस ब्रह्मांड में होगा वो इसी का मल्टीपल होगा। और कैसा मल्टीपल होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा, पॉइंटों में वैल्यू नहीं होगी। या तो वो प्लस का पॉजिटिव इंटीजर या माइनस का इंटीजर होगा, लेकिन कभी भी डेसिमल में नहीं होगे। आवेश हमेशा भौतिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में मौजूद होगा। अब पढ़िए, आवेश एक क्वांटीकरण, क्वांट राशि है, यानी कि गणना करने योग्य राशि है। गणना करना तो पहले ही पढ़ लिया था। इस बात का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि क्वांट का मतलब यह है कि इस राशि को जब आप जोड़ोगे घटाओगे तो वो कभी भी डेसिमल में नहीं जाने वाला है, कभी भी डेसिमल में नहीं जाने वाला है। फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल में होगा। फंडामेंटल चार्ज के कौन से मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए जो बच्चा नोट करना चाहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर है यहां तक की कहानी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला है कि चार्ज ऑन ए बॉडी। क्या बोला है जी, चार्ज ऑन बॉडी। अब चार्ज ऑन बॉडी को करने से पहले तुमको अब दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो फंडामेंटल चार्ज और एक रखना है दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर कितने हो सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है चार्ज ऑन ए बॉडी। देखिए चार्ज ऑन बॉडी को आप कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे। कल एक तो जो मैंने सिंबल गलत बताया था ना उसको मैं सही करके ही डालूंगा पीडीएफ में, तो आप सही देख लेना। चार्ज ऑन बॉडी इसको डिनोट किया जाएगा, चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है जी, क्यू इज इक्वल टू। आपको देखा कि इसके इंटीजर मल्टीपल होते हैं। इंटीजर मतलब माइनस वाली भी वैल्यू होती है, प्लस वाली भी वैल्यू होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एन इंटू में ई, एन इंटू में ई। ये होगा चार्ज ऑन ए बॉडी। अब आप कहोगे सर ये है क्या, बेटा एक एक चीज को बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो देखेंगे क्यू, क्यू क्या है, तो क्यू कहेंगे चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी, यानी कि किसी वस्तु पर मौजूद आवेश, किसी वस्तु पर मौजूद क्या है, आवेश है। ठीक है, चार्ज ऑन ए बॉडी है, किसी वस्तु पर मौजूद क्या है, आवेश है। दूसरा है जी एन। एन क्या है, एन से पहले पहले ई देख लो। ई क्या है, ई क्या है जी, ई है फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस बहाने ये फंडामेंटल शब्द याद हो जाएगा। यानी कि भौतिक आवेश जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसमें मापते हैं जी कूलम में माप। ठीक है, सिंबल कल गलत बता दिया था, मेरे बात को ना ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम सी याद मत कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी एन। एन को देखते हैं, एन क्या है। एन है बेटा क्या, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसी बॉडी पर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज को हम रिप्रेजेंट किसे करेंगे, क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या होएगा, प्लस माइनस एन ई, एन क्यू क्या है, चार्ज ऑन बॉडी, आवेश बोलते हैं, ई क्या है, फंडामेंटल चार्ज है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, और क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब सुनो मेरी बात को बेटा, अगर तुमसे ये कहा जाए कि अगर कोई एक बॉडी है, जैसे क्वेश्चन दे भी रखा है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अगर तुमको n की वैल्यू निकालनी हो तो क्यू के बटा में क्या आ जाएगा, क्यू के बटा में ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू के बटा में क्या आ जाएगा जी, ई आ जाएगा। अच्छा समझो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा चार्ज को किस में मापते हैं जी, कूलम में मापते हैं, चार्ज को किस में मापते हैं जी, कूलम में मापते हैं, ठीक है, ये लिख देता हूं। अच्छा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1.6, कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻19, और लास्ट में क्या आएगा, कूलम आएगा। तो बेटा कूलम से ये कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, संख्या में निकलेंगे, जैसे निकलेंगे 6.25 गुना 10 की पावर समथिंग एंड वेंड, जो भी आएगा वो भी थोड़ी देर में सिखाऊंगा। कहने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं कहूं इस गांव में कितने पुरुष रहते हैं, तो आप कहोगे सर 4000 रहते हैं। इस गांव में कितनी महिलाएं रहती है, तो आप कहोगे 2000 रहती है सर। मैं कहूं इस गांव में कितना दूध है, तो आप कहोगे सर 5000 लीटर दूध है, तो लीटर लगाया पीछे, चीज को मेजर किया आपने, या हम नंबर संख्या बता रहे हैं, तो कूलम चार्ज को किस में मापते हैं, कूलम में मापते हैं, और फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, कूलम से कूलम कट गया, तो n क्या आएगा, n आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है बेटा, संख्या है। जो संख्या होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब जैसे ये एग्जांपल आता है, पहले मैं इसको ड्राइव करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट में आपको उसकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेनी है। बोला है कि एक कूलम आवेश, आवेश कितना है जी, एक कूलम आवेश है, में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विद्यमान होंगे, हमसे पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर क्या, कितने प्रोटॉन्स, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने प्रोटॉन विद्यमान होंगे। हमें अब प्रोटॉन वाली बात को देख के तुम कंफ्यूज मत हो जाना। अब तुमको एक बात अच्छे से पता है कि कोई भी एटम विद्युतीय रूप से क्या होता है बेटा, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, कोई भी एटम है ना वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, उसके ऊपर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। इस बात से तो हमें कोई संदेह है ही नहीं सर, ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं, इसमें क्या कंफ्यूजन होगी। तो बस तुम ये मत सोचना कि भाई यहाँ तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताने, अरे यार ये एक ही मार्क दोनों साइड से सेम चलने लग जाता है कभी कभार ये। ठीक है, हमें बता रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तो n का जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्यू बाई एन, क्यू का मान बताओ कितना है, 1 कूलम, n n मतलब n क्या है, सॉरी ई, क्यू बाई ई, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी है जी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मैं यही तो बात समझा रहा था बेटा, इस कूलम से ये कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कूलम से ये कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बेटा जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10, है ना, ये पॉइंट हटाया, नीचे बच गया 16, ठीक है। और बेटा ये 10 की पावर -19 है, ये ऊपर जाके 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा। अगर इस 19 को, अगर चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं 100 लिख के 10 की पावर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। अगर एक जीरो, ये 19 वाली एक 10 की पावर 19 मतलब 19 जीरो, अगर बेटा इसे एक जीरो को मैं उधर एडजस्ट कर दूं तो थोड़ा काटने में अपना आसान हो जाएगा, कैसे, वहां 10 की जगह 100 बना दूं और इसको 10 की पावर 18 लिख दूं, और नीचे क्या है जी 16 है। अब 16 से काट लीजिए, 16 से काटेंगे तो या 16 चौके 96 से पाढ़ा पढ़ लो, ठीक है, या फिर तुम 4 से काट लो, 4 से काटा तो 25, 25 चौका 100, 4 से काटा तो 4, 25 को 4 से तो भाग कर सकते हो ना, 4 छिके 24, कितना बचा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, 1 बचा तो 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20 गुना में 10 की पावर 18। अब तुम लास्ट में कोलाम एंड वेंड मत लगा देना, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, संख्या है, संख्या की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये वैल्यू अब आपको डायरेक्ट याद कर लेनी है, ये सब साम जाम दंड भेद आपको वहां पेपर में नहीं करना, आपको सीधा याद रखना है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, तो वो विद्यमान होते हैं 6.75, 6.25, 6.25, 6.25,
6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये किसकी संख्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। किसकी संख्या है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। अच्छा, कभी कभार ये पॉइंटों में ना होके डायरेक्ट आ जाएगा 625। बेटा ये पॉइंट हटाएंगे, बटा में क्या आएगा? 100, 2 जीरो आ जाएगी। 10 की पावर 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 10 की पावर -2 हो जाएगी। अब 18 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा? 16। तो 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। कहीं तुम सोचो कि भाई हमने तो 625 6.18 वाला याद कर रखा है, तो बेटा ये कभी कभार ना आगे पीछे घुमा के ऐसे भी ये वैल्यू दी जा सकती है। तो कर लोगे याद है? किसकी संख्या आ गई? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ गई। किसकी संख्या आ गई जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ये याद रख लेना, 6 बेटा 2 जीरो है, पॉइंट 2 जीरो ऊपर हटाएंगे तो वो 2 जीरो किस चीज की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। 10 की पावर 2 ऊपर जाके 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। 18 में से 2 गया 16। तो 625 गुना में 10 की पावर 16 को भी ऐसे भी वो रिप्रेजेंट कर सकता है। बोलो यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? किसी को कोई समस्या? इस वैल्यू को डायरेक्ट याद कर लेंगे। और चार्ज ऑन ए बॉडी, यहाँ तो एक ये फॉर्मूला है, आगे चलकर एक फॉर्मूला और आएगा जिसको दोनों से रिलेट करके हमको एक दो न्यूमेरिकल भी सोल्व करने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही नोट करो, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, और जो हमने गुण देखे थे उसको ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा और अच्छे से स्ट्रोंग कर देगा। ठीक है, स्ट्रोंग कर देगा। इसने बोला है क्या किसी वस्तु पर 8 गुना 10 की पावर 18 8 गुना 10 की पावर 18 गुलाम आवेश लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। अब आपको अच्छे से पता है कि क्यू कोलाम चार्ज का जो फॉर्मूला था वो प्लस माइनस एन इंटू ई था। आप सबको पता है कि क्यू क्या है? चार्ज होने बॉडी है। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? फंडामेंटल चार्ज है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम होती है, जो इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे छोटा और स्वतंत्र आवेश है। सबसे छोटा और स्वतंत्र आवेश है। बाकी जितने भी आवेश होंगे वो उसके इंटीजर मल्टीपल होंगे, चाहे वैल्यू प्लस में हो चाहे वैल्यू माइनस में हो। अगर हमें यहाँ बताना लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता, तो यहाँ हमें क्या दे रखा है? समझे, पहले हमें चार्ज होने बॉडी दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। समझा कॉन्सेप्ट को? समझा ना बेटा, इसकी वैल्यू दे रखी है। न्यूमेरिकल निकालने से पहले आप ये देखा करो दे क्या रखा है। हमें किसी वस्तु पर इतना चार्ज, कुल चार्ज किस में होता है? कूलाम में। तो क्यू की वैल्यू दे रखी है, लगाया जा सकता है, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है। इसका मतलब हमें निकालना क्या है? एन निकालना है। तो एन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? क्यू बाई ई। एन का जो फॉर्मूला है बेटा क्यू बाई ई। क्यू क्या है? चार्ज ऑन ए बॉडी, और ई क्या है? ई है फंडामेंटल चार्ज। लगा देते हैं, बस लगा के देखते हैं क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। क्यू का मान है 8 गुना में 10 की पावर -18 कूलाम फंडामेंटल चार्ज। इसकी वैल्यू क्या होती है? ये है फंडामेंटल चार्ज। फंडा ये बार बार लिख रहा हूं, याद कर लेना। फंडामेंटल चार्ज है ये क्या है जी? फंडामेंटल चार्ज है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला सबसे छोटा चार्ज है, जिसे हम भौतिक चार्ज कहते हैं, भौतिक आवेश कहते हैं। भौतिक, ये क्या है जी? भौतिक आवेश है। इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे स्वतंत्र और सबसे छोटा आवेश, जिसे फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम है। और बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इस कूलाम से ये कूलाम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा इस 10 की पावर 19 को भेज दो। सबसे पहले तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो चली जाएगी, तो 8 के साथ एक जीरो लगा लूं, 80 बन गया। या फिर 8 गुना में 10 भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गुना में 10 की पावर -18 पहले से था, है ना, और ये चला गया ऊपर। 10 की पावर माइनस का 19 था, जो नीचे माइनस का था, तो ऊपर जाके किस चीज का हो गया? प्लस का 19 हो गया। बेटा दोनों के बेस सेम है, तो पावर तो ऐड होगी। 80 गुना में, और बटा में 16 भी तो था ना, 16 भी था। तो बेटा जब 16 को 80 से, 80 को जब यह देखना 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 देखना, बदतमीजी करने लग जाता है ये। 16 को बेटा जब 80 से काटेंगे, 16 को जब बेटा 80 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 5। 16 5 80, ये कट गया ना, 16 5 80, 5 पे कट गया। तो 5 गुना में 10 की पावर प्लस वाला 19 और माइनस वाला 18, यानी कि 5 गुना में 10, एक की पावर एक ही बचा, तो 5 गुना में 10 यानी कि कितना आ गया? 50 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 50 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब आप सोचोगे कि सर एक बात बताओ आप, जब हमने देखा कि भाई एक कूलाम चार्ज लगाया तब तो इलेक्ट्रॉन 6.25 आ रहे थे, यहां आपने लगाया तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है? 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऐसा कैसे? बेटा आपने ध्यान से नहीं देखा। इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे वापस आएंगे।
1 कूलाम जब चार्ज लगाया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आए थे वो 6.25, ये तो देख लिया आपने, ये नहीं देखा बेटा 10 की पावर क्या थी, ध्यान से देखो 10 की पावर थी कितनी, 18, 10 की पावर कितनी थी, 18, यानी कि 10 की पावर 18 आ गई थी। ठीक है, यहां देखो आप 1 कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं, 6 ही समझ लो इसको, 6.25 को छोड़ो, 6 गुना में 10 की पावर 18, इस बात को अगर लिखने बैठो ना तो 18 जीरो, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, इतने इलेक्ट्रॉन बह जाते हैं एक कूलाम चार्ज में। समझ मेरी बात को इतने इलेक्ट्रॉन बह जाते हैं, लेकिन लेकिन हमने यहां जो लगाया है वो 8 गुना, वहां तो 1 कूलाम, यहां देखो कितना कम है। आप अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो 8 गुना 10 की पावर 18, इसको 10 की पावर 18 को नीचे भेजोगे, माइनस का है तो नीचे जाके प्लस का 18, बेटा यहाँ बहुत ही कम चार्ज लगा है। 8 को कितने जीरो से, 18 जीरो से, 2 2 4 2 6 2 8, समझ गए, इतनी जीरो से भाग करोगे तो सोचो ये जो चार्ज है वो कितना कम चार्ज है, कम चार्ज है, इतना कम चार्ज है कि मतलब उसको एक्सप्लेन करना भी अपने लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही कम चार्ज है, बहुत ही कम चार्ज है, फिर भी उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहे वो कितने आगे, 50 इलेक्ट्रॉन, पर कूलम चार्ज है वो इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, इस चार्ज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तब उसमें इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था क्या किसी वस्तु में 8 गुना 10 की पावर 18, 8 गुना 10 की पावर माइनस 18 कूलम चार्ज लगाया जा सकता है क्या? तो लास्ट में हमने वैल्यू पाई कितने, 50 इलेक्ट्रॉन। और बेटा मैंने क्या कहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, फंडामेंटल चार्ज है, बेसिक भौतिक चार्ज है, और इसके साथ कोई भी वैल्यू आएगी ना वो इसके इंटीजर मल्टीपल में आएगी, किसमें आएगी, इंटीजर मल्टीपल में आएगी। या तो इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्या है, या तो वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, प्लस माइनस में तो आ सकती है, लेकिन वैल्यू कभी भी किस में नहीं आ सकती, डेसिमल में नहीं आ सकती, यानी कि वैल्यू किस में भी नहीं आ सकती, दशमलव में नहीं आ सकती। तो बताइए क्या यहाँ वैल्यू दशमलव में नहीं आ सकती, तो क्या यहाँ वैल्यू बताइए, क्या कोई वैल्यू दशमलव में आई है? आप कहोगे सर दशमलव में तो वैल्यू नहीं आई, और दशमलव में वैल्यू आती तो गलत हो जाता, ये तो 50 इंटीजर मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं हाँ इतना चार्ज किसी बॉडी पर लगाया जा सकता है, इतना चार्ज किसी बॉडी पर लगाया जा सकता है। दो क्वेश्चन कवर किए इसमें हमने, एक तो यस और नो में उत्तर बताना था, ये क्वेश्चन आया है नीट वाले पेपर में, जेई की जो एंट्रेंस एग्जाम होता है अपने टॉपिक से रिलेटेड था तो मैंने उठा लिया। दो क्वेश्चन कवर हो गए, एक तो हमने फिर से फॉर्मूला लगाना सीख लिया, इतना चार्ज किसी बॉडी पे लगाया जाता है तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे, तो हम क्या कहेंगे 50 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे, क्योंकि विद्युतीय रूप से कोई चार्ज है ना, कोई भी एटम होता है वो उदासीन होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कवर हो गया कि भाई क्या लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, तो लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट में कैसा मल्टीपल आया, इंटीजर मल्टीपल आया, जिसकी वैल्यू हमेशा किस में है, इंटीजर में है, डेसिमल में नहीं है, तो हम कह सकते हैं हाँ किसी बॉडी पर इतना चार्ज आवेश है वो लगाया जा सकता है। क्लियर है, कहानी क्लियर हो गई, इतना नोट कीजिए इस न्यूमेरिकल को, फिर आगे चलते हैं और लास्ट स्लाइड है जिसमें हम देखेंगे कि चार्ज को मापने की कौन कौन सी विधियां है। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, और फिर चार्ज अपना खत्म हो जाएगा, अच्छे वाला खत्म हो जाएगा। आवेश के मात्रक, आवेश को मापने के क्या क्या मात्रक है वो इस स्लाइड में हम देखते हैं, और इम्पोर्टेंट है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे। एक तो सबसे मेरे को बहुत देर से मैं सोच रहा हूँ, एक तो बेटा इसको अपडेट कर लीजिए सिंबल, इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए सिंबल को। तो सिंबल को, चार्ज का जो सिंबल होता है बेटा वो क्या होता है, क्यू होता है, कैसा सिंबल होता है, क्यू होता है, ठीक है, क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अदिश राशि है, और चार्ज को मापते किसमें, कूलाम में, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिंबल को अपडेट कर लीजिए, जो मैंने कल आपको गलत लिखा दिया था, ठीक है, सी लिख दिया था मैंने, वो कूलाम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके मात्रक देखते हैं, सबसे पहले एसआई मात्रक देखते हैं, एसआई मात्रक कौन सा है, तो इसका एसआई मात्रक आपको पता लग गया होगा, किसमें मापते हैं, कूलाम में मापते हैं जी, किसमें मापते हैं, कूलाम में, कूलाम में मापते हैं, और इस कूलाम को अगर देखा जाए, इसमें मापते हैं जी कूलाम, और इसी कूलाम का कल मैंने वो सी यूज कर लिया था, इसका ये वाला सी यूज कर लिया था भाई, ये इसका सिंबल होगा, हालांकि वो मैं नोट्स में तो अपडेट कर दूंगा, लेकिन तुम इसको सुधार कर लेना थोड़ा, ठीक है। चार्ज को किस में मापते हैं जी, कूलाम में मापते हैं, एसआई मात्रक है। दूसरा इसका मात्रक है सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, जैसे आपके मात्रक होते हैं ना, एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, एक होता है सीजीएस, सेंटीग्राम, एस सी जी एस, समझ गए ना, सेंटीग्राम सेकेंड,
ऐसा ही कुछ होता है, MKS मिली के किलोग्राम सेकेंड, ऐसा ही होता है क्या? है ना? होता होगा। अरे सही है, 3 मात्रक होते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, सीजीएस, एमकेएस, है ना? जिसमें हम अलग-अलग मापते हैं, फुट को लंबाई को फुट में मापने लग जाते हैं, कहीं मीटर में मापते हैं, कहीं किलोमीटर में मापते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से चार्ज को भी हम मापते हैं। ऐसा ही मात्रक है वो कूलाम है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। सीजीएस मात्रक है बेटा, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो सीजीएस जो मात्रक है वो क्या है? वो है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आप याद करो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाले में भी देखा था। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। ईसीयू की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, आपको ध्यान होगा उस टाइम मैंने बताया भी था कि बेटा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर ये कहें कि एक कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो वैल्यू होती है वो बेटा कितनी होती है? वो होती है जी आपकी 3 गुना 10 की पावर कितना था? 9 था। 3 गुना 10 की पावर कितना था? 9। 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक, इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएंगे। अच्छा, इस बात, वैसे तो मैं ये बात पहले ही बतानी थी बेटा कि जो आपका एसआई मात्रक होता है ना, वो हमेशा सीजीएस मात्रक से बड़ा होता है। तो मैं ये वाली बात को यहाँ लिख देता हूँ छोटे से में कि एसआई मात्रक है ना, वो हमेशा किससे बड़ा होता है? सीजीएस मात्रक से हमेशा क्या होता है जी? बड़ा होता है। तो एसआई जो यूनिट है वो तो क्या है? कूलाम। एसआई यूनिट क्या है? कूलाम। और सीजीएस मात्रक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। तो एक कूलाम चार्ज में 3 गुना 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ जाएगी। 3 गुना 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ जाएगी। अगर देखें तो 3 गुना 10 की पावर 9 कितनी जीरो? 9 जीरो, 9 जीरो, इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसमें आ जाएगी, एक कूलाम चार्ज में आ जाएगी। बेटा अगर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के तौर पर रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं मान के चलो भी मेरे को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो उस साइड जाके डिवाइड करेगा, 1 कूलाम को डिवाइड करेगा। जब 1 को डिवाइड करेगा तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू 1 के बटा में क्या आएगा? 1 के बटा में 3 आएगा। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 3.33, लगभग 3.33। और जो 10 की पावर 9 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की पावर क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट को हम इधर इंक्लूड कर लेते हैं। आपको सीधा याद कर लेना है, मेरी बात पे ध्यान नहीं देना। -10 क्या आ जाएगा? कूलाम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है बड़ी यूनिट कौन सी है। आप बस इतना सा ध्यान रखना, कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। आप ये ध्यान रखना कि बड़ी यूनिट कौन सी है। तो आपने देख लिया बड़ी यूनिट होती है वो एसआई यूनिट होती है। कौन सी होती है? एसआई। किससे बड़ी होती है? सीजीएस से। सिस्टम इंटरनेशनल हमेशा बड़ी यूनिट होती है सीजीएस से। तो एक गुलाम बड़ा है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक से। एक गुलाम में इतने सारे आ जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट छोटी है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे वो बराबर होगा, वो तो था 3 गुना 10 की पावर 9। यहाँ हो जाएगा, मतलब छोटा है, छोटी वैल्यू को बड़े के साथ तुलना कर रहे हैं तो छोटा ही रहेगा। 3.33 गुना में 10 की पावर, वहां था 9, यहाँ हो जाएगा माइनस का 10। वहां था होगा जी क्या? 9, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है। अच्छा, एक चार्ज को मापने की, ये तो दो हो गई, एक तो एसआई यूनिट होगी, एक सीजीएस यूनिट होगी। चार्ज को मापने की एक अन्य यूनिट भी है। चार्ज को मापने की बेटा एक अन्य यूनिट भी है, एक अन्य मात्रक भी है, अन्य मात्रक भी है, जिसको हम बोलते हैं फेराड। अन्य मात्रक भी है जिसको हम बोलते हैं फेराड। और फेराड और फेराडे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, दोनों शब्दों को लिखूंगा। चार्ज को माप रहे हैं हम किस में? हम माप रहे हैं जी आवेश को माप रहे हैं कूलाम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। एक मात्रक और भी है, एक तो होता है जी फेराडे। क्या होता है? फेराडे। दोनों शब्द लिखो हमें, फेराडे। और एक शब्द होता है जी फेराड। क्या शब्द होता है? फेराड। बस आपका मात्रा का फर्क है, वहां फेराडे है, ये फराड है। ठीक है, फेराड है। तो कैसे ध्यान कैसे रखे? अच्छा समझो इस बात को, ये ना साइंटिस्ट है ना, फेराडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको अन्य एक मात्रक दिया था, इसी वजह से इसका नाम ही मात्रक का क्या रख दिया। जैसे गुलाम भी तो साइंटिस्ट थे, ठीक उसी प्रकार से फेराडे भी साइंटिस्ट थे। पहले याद कर लेते हैं। फेराडे है ना, वो चार्ज को मापने की सबसे बड़ी यूनिट है, एक तो ये ध्यान रखो, सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है, चार्ज को मापने की सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखो। अच्छा, दूसरा ध्यान रखना है कि एक फेराडे है वो किसके बराबर होता है? एक फेराडे बेटा, एक फेराडे, ऐसे लिख दूं फेराडे शॉर्ट फॉर्म में, या पूरा ही लिखूं? बेटा एक फेराडे, फेराडे, एक फेराडे है बेटा, वो बराबर होता है 96,000। अच्छा यार, मैं हिंदी वाला ही लिख देता हूँ, मेरे को स्पेलिंग में कंफ्यूजन लिख रही है। ठीक है, तो एक फेराडे है बेटा, वो बराबर होता है किसके? 96,500 कूलाम के।
1 फेराडे, 1 फेराडे है वो बराबर होता है किसके? 96,500 कूलाम के। अच्छा फिर सर ये कंफ्यूजन हो रही है कि किसको याद रखें, है ना? किसको याद रखें? फेराडे को याद रखें या फेराड को याद रखें? तो जो फेराड होता है ना बेटा, वो होता है धारिता का मात्रक। किसका मात्रक होता है? धारिता का मात्रक होता है। ठीक है? तो यहाँ से हटा के और पहले पहले पर ये कैसे याद रखें सर? फेराडे कैसे याद रखें? तो देखो यहाँ एक शब्द आया है, उससे थोड़ा सा लिंक कर लेंगे। यहाँ एक शब्द आया है फेरा। क्या शब्द आया है? फेरा। तो बेटा फेरा लेना है, फेरे लेने हैं। फेरे लेते टाइम अगर, है ना, फेरे लेने हैं, फेरे वाले डे है, फेरे वाला डे है, और बेटा फेरे वाले डे आपको क्या पता है कितनी रौनक सोनक होती है, लाइटों से चकमगाहट, है ना, पूरी चारों तरफ चांदनी नजर आती है। और बेटा वैसे तो वो चांदनी तो 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि भाई शादी वो लड्डू है जिसको खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, सबको पता ही होगा, है ना। तो फेराडे वाले दिन, है ना, सारी लाइटें वाइटें किससे चलती है? विद्युत से चलती है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फुल ऑफ चार्ज है, चार्ज के भाव को ही तो विद्युत कहते हैं। तो फेराडे, फेराडे किसका मात्रक हो गया? चार्ज का मात्रक हो गया। और ये सबसे बड़ी यूनिट है चार्ज को मापने की। सबसे बड़ी यूनिट चार्ज को मापने की बेटा ये क्या है? सबसे बड़ी यूनिट है चार्ज। लिख देता हूँ, चार्ज। ये मार्कर है ना, मेरे को गुस्सा आने लग जाता है। चार्ज को मापने की सबसे बड़ी यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट कौन है? फेराडे है। फेरा वाले दिन क्या चाहिए? बहुत ही रौनक सोनक चाहिए। लाइटें, लाइटें किससे चलेगी? विद्युत। विद्युत क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज को मापने की सबसे बड़ी यूनिट है। तो बच गया फेराड। फेराड किसकी मात्रक है अगर आपसे पूछा जाए? फेराड। फेराड है जी मात्रक किसका? धारिता का। फेराड किसका मात्रक है? धारिता का मात्रक है। धारिता भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता के भी धारिता क्या होती है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, बस ध्यान रखना है धारिता का। क्लियर है? तो आवेश के मात्रक क्या हो जाएंगे? कुलाम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, कुलाम बड़ा है तो एक कुलाम में 3 गुना 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालना है तो 3.33 गुना में 10 की पावर माइनस 10 गुलाम के बराबर। फिर फेराडे। फेराडे में क्या होता है? फेरा वाले दिन में आवेश मापते हैं और कितना होता है? 96,500 गुलाम। ठीक है, और सबसे बड़ी यूनिट है। क्लियर है ये? अच्छा, फेराडे को मेजरमेंट किस में किया जाता है? मापा किस में जाता है? जैसे दूध को लीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान भार को किलोग्राम में मापा जाता है ना, और समय को सेकंड में मापा जाता है, तो कुलाम को मापा जाता है। मापने वाला यंत्र क्या है? दूध को मापने के लिए जैसे वो 1 लीटर का पैमाना, 2 लीटर का। टाइम को मापने के लिए ये देखो मैंने हाथ में घड़ी बांध रखी है, 5:53 हो गए। तो ठीक उसी प्रकार से आवेश को किस में मापा जाता है? आवेश का मेजरमेंट, आवेश का मापक यंत्र, यंत्र की बात कर रहा हूं मैं बेटा, किस में मापा जाएगा? तो जो मापक यंत्र होता है इसका, वो होता है जी इलेक्ट्रोस्कोप। एक तो होता है मतलब इलेक्ट्रोस, होता है ना माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब छोटी चीजों को देखने वाला, ये है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रोस्कोप। इसको बोलते हैं क्या? होता है सूक्ष्मदर्शी, तो ये क्या है? विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी। छोटी चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी दर्शी, और विद्युत वाले चार्ज को देखने के लिए क्या आ जाएगा? सूक्ष्मदर्शी, और बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर है? तो ये था अपना चार्ज जो हमने बहुत अच्छे से और डिटेल से कवर किया। होप सो आपने भी इंजॉय किया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो करेंगे अपना क्या? कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के साथ ग्रेविटेशनल लॉ, और मजा आएगा पढ़ने में। आज की क्लास छोटी थी, 1 घंटे से कम की, लेकिन बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करना था। होप सो वीडियो देखने के बाद अब आप पीडीएफ को पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो फिर से एक बार वीडियो 3-4 की स्पीड में देखेंगे सीक्वेंस में। मैं तो कहता हूँ जब तक आपका पेपर नहीं आता तब तक ना 4-5 बार, 6 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार दिन में यार 4-4, 5-5 वीडियो, 10, 6-6, 7-7। मैं जब पढ़ता था तो मैंने भी किसी सर से ही पढ़ा होगा, है ना। वो बात अलग है कि भी मेरा थोड़ा सा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग रहा है, भी पॉलिटेक हूँ, बीटेक हूँ, ठीक है। उस टाइम में कॉलेज दौरान टाइम के दौरान ही मैं अपनी क्लास में पढ़ाने लग गया था। एज पर फनी तौर पर क्लास में लेट जाते थे, टीचर पनिशमेंट देते थे, या तो भाई तू क्लास से बाहर रहे, ये फिर या फिर अभी हाथों हाथ बाइबा तैयार करके दे, होता था ना ऐसे। और वो टीचर भी हमारे दोस्त होते थे, मतलब क्रिकेट विकेट खेलते थे, दोस्ती हो जाती थी, तो वो बोलते तरीकल खिंचाई करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट तो समझते ही हो गए आप ना, उस टाइम थोड़ा सा वो सीन होता था ना अपोजिट चार्ज वाला।
तो हम सोचते थे भाई इंसर्ट तो नहीं होने देंगे, क्या करेंगे? वो कहते थे कि भाई हाथों हाथ लेक्चर अभी दे वाइवा। तो मेरे को कोई टॉपिक दिया जाता था, उस टॉपिक को वैसे मेरे को उस टाइम ना हिंदी नहीं बोलनी आती थी, सच बता रहा हूँ। इंग्लिश ठीक थी, इंग्लिश ठीक इस वजह से थी भी पॉलिटेक बीटेक इंग्लिश बैकग्राउंड हो गया। और वैसे तो छठी क्लास से इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट की थी, क्या घंटा की थी, है ना? लेकिन फिर भी ठीक थे ओवरऑल। लेकिन मैं कोई जब लेक्चर स्टार्ट करता था ना, पहले हिंदी में बोलता था थोड़ी बहुत, पहले इंग्लिश में बोलता था। अब इंग्लिश टच नहीं है तो थोड़ी देर बाद में फिर थोड़ी बहुत हिंदी निकलती थी और लास्ट में फिर बागड़ी भाषा निकलती थी, जो अपनी मदर टंग नहीं, लोग मदर टंग क्या मतलब लोकल टंग हो गई, मतलब एक एरिया की पर्टिकुलर। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार ये वाली बेल्ट में आपको पता है बागड़ी भाषा बोलते हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है कि फिर जब मेरे को लगा कि भाई अब तो गवर्नमेंट जॉब की नीड है, घर वालों की जरूरत है ना, तो एक बार गवर्नमेंट जॉब पे, तब जब मैंने भी किसी सर का कोर्स परचेज किया, पढ़ा उसको, और मैंने उस सेक्शन को 3 बार, 4 बार, 5 बार डेट आगे शिफ्ट होती रही, मैं रिवाइज करता रहा, करता रहा, करता रहा। और फिर रियलाइज हुआ कि यार ये टॉपिक में मजा आने लग गया है, गहन अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मैं तुमको अगर इस मात्रक को आवेश को ही पढ़ाऊं ना, कम से कम 7-8 लेक्चर में पढ़ा दूं, लेकिन अपने काम का नहीं है। फिर उसमें से निचोड़ा, उसमें से मतलब ये समझो कि उसमें से मेन मेन चीजें निकाली है। जैसे हम गुलकंद निकालते हैं ना, गुलाब के फूलों से गुलकंद, वो मेन चीज होती है, वो गुलकंद आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको आप, मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस पेज पे ही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इस वाले को छोड़कर, ये तो मैंने आपको बताया, बाकी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप हल्के में मत लीजिए, पढ़ते रहिए बार बार, जब तक पेपर ना आए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, सोते टाइम, उठते टाइम, जागते टाइम, सब टाइम पढ़ते रहिए। पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, पीडीएफ पढ़ते रहिए, एमसीक्यू लगाते रहिए। कहाँ क्वेश्चन गलत होगा यार, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, होमर एरर को छोड़कर। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।